नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट हैं जो रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं और साथ में टेक्नीशियन वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन वाला एग्जाम। इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बोला जाता है, या टाइम टेबल क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने भी जो आपका ये पेपर होता है उसको निकाला था और मेरी एक गलती की वजह से मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखते रहना है। देखिए, सबसे पहली बात करें कि एएलपी की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपके लिए आज की है, और जैसे उन्होंने बोला है कि जल्दी ही हम टेक्नीशियन वाली भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तो इसका मतलब है इनमें सेम ही होता है, बाकी कुछ अलग नहीं होता। ये 10th प्लस आईटीआई वाले स्टूडेंट भरते हैं, वो 12th प्लस पीसीएम वाले स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, और इसमें जिसने 10th के साथ इंजीनियरिंग डिग्री की हुई होती है वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर देते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है, वो तरीका है आपको आपका सिलेबस पता होना। अगर आप अपना सिलेबस जो आपको पता है उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलते हो, उसके पहले टॉपिक्स कवर करते हुए चलते हो, तो आराम से आप पेपर पास कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी इसकी एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुई है कि एग्जाम डेट कब आने वाली है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर भी परेशान हैं कि इसकी वैकेंसी कम है। देखिए, वैकेंसी के लिए सभी साथ मिलकर आ रहे हैं तो वैकेंसी जरूर इंक्रीज हो जाएंगी, आप बात जानते हो। नहीं भी इंक्रीज होगी तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भरोगे, कड़वी सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ने भर भी दिया होगा। तो तैयारी तो आपको करनी है अगर आपको इसमें जॉब लेनी है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर सरकार सब कुछ करने के बाद भी नहीं बढ़ाती तो फिर करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एग्जाम डेट का आपको पता नहीं, तो स्टूडेंट सोचते हैं अभी एग्जाम डेट का ही नहीं पता, जब एग्जाम डेट आएगी तब हम तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, तब हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम डेट कभी कभी क्या होता है, सिर्फ 1 महीने पहले या 1 महीने से भी कम समय पहले आपको एग्जाम डेट दी जाती है। तो इसका मतलब है कि आपको एग्जाम डेट आने से पहले पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तभी एग्जाम डेट आने के बाद जो 1 महीने का समय मिलेगा या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा समय मिलेगा, उसमें आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, अपने स्कोर को इंक्रीज करोगे, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। जो आज के समय में कंपटीशन है वो काफी ज्यादा है, ये बात भी जानते हो, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होकर पढ़ाई करनी है, तभी आप ले पाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अपने बारे में एक चीज बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर जी कैसे क्या। देखिए, ये फॉर्म है ना बहुत पहले भरा गया था, जब ये वैकेंसी आई थी पिछली बार बहुत पहले भरा गया था, फिर उसी समय पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो मैंने इसकी बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो वही मेरी तैयारी थी। तो उसी तैयारी से मैं एग्जाम देने चला गया। मेरे को सिलेबस के बारे में भी इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि अपना काम था मैथ रीजनिंग पढ़ाना, तो मैं मैथ रीजनिंग पढ़ा रहा था, और बाकी और सब्जेक्ट हैं वो इतने तो आते ही हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो पहले से तो इतना तो आपको आता ही है। तो उस हिसाब से मेरी तैयारी थी, तो मैथ में अच्छा स्कोर किया, रीजनिंग में अच्छा स्कोर किया, जिससे मेरा पेपर पास हो गया। ठीक है, मेरा पेपर पास हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया वैसे ही। ठीक है, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य ही नहीं था कि मुझे इस जॉब में जाना है, बस मेरा काम था कि मैं पढ़ा रहा हूं तो एग्जाम देके देख लूं, ताकि मैं स्टूडेंट को बता सकूं कि इस लेवल का एग्जाम आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके से मेरी वो चल रही थी। फिर उसके बाद आप जानते हो इसमें दूसरा पेपर होता है, उसमें क्या हुआ, मैंने यही सोचा था कि भाई सिलेबस मैंने चेक ही नहीं किया, और उसी तैयारी मैथ रीजनिंग से चला गया। लेकिन आप सभी जानते हो इसमें एक सिलेबस का भी एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने कम से कम 5-6 साल पहले पढ़ा था। वो सिलेबस के बारे में जो आता है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ होता है ना, वही पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि और कुछ आता है, लेकिन हमने बहुत पहले पढ़ा था। तो वो 5-6 साल के बीच में गैप में अगर आप नहीं पढ़ते हो तो सारी चीजें आप भूल जाते हो। तो उस गलती की वजह से पहली गलती क्या थी, मेन गलती, कि मैंने सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं ली, और उस सिलेबस के हिसाब से मैंने तैयारी नहीं की, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। भाई, आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है, आपका लक्ष्य इसका फॉर्म भरा है, इसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपका लक्ष्य इसमें जॉब लेने का है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है,
आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अब सिलेबस के बारे में पता होने का मतलब ये नहीं होता कि मैथ कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, साइंस कितने नंबर की आएगी, ये पता होना। इसका मतलब क्या होता है, ये तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाता है, ठीक है, ये तो आप पढ़ लेते हो कि इतने नंबर का मैथ आएगा, इतने नंबर का। लेकिन सिलेबस के बारे में पता होने का मतलब होता है कि आप अगर मैथ पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ में कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस, क्या पैटर्न होता है जो क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप देखोगे ना, आप नहीं समझोगे, अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है जिन स्टूडेंट ने, जो नए स्टूडेंट है, आप एसएससी का एग्जाम देखोगे, उसका अलग पैटर्न होता है, उसमें भी प्रॉफिट लॉस आता है, उसमें भी प्रतिशत आता है, लेकिन उसमें अलग पैटर्न होता है। रेलवे का एग्जाम देखोगे, उसमें अलग पैटर्न होता है, साथ में टॉपिक्स का भी डिफरेंस होता है। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, रेलवे का एग्जाम हो जाएगा, इसमें अलग होते हैं। मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, वो हो जाएगा, अलग पैटर्न भी होता है, अलग टॉपिक्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी होती है। तो अपने सिलेबस को अच्छे से देखना है कि कौन से टॉपिक्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या लेवल होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब पता कैसे चलता है, आप या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो या प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब होता है कि भाई एक टॉपिक के सारे जो क्वेश्चन है आपको एक साथ मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब होता है सारे सब्जेक्ट के, और उसमें सारे टॉपिक्स एक साथ होते हैं, जो रियल पेपर होता है उस तरीके से। दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हो। इससे आपको पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो नए स्टूडेंट है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले होता है प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि आपको पता हो कि ऐसा आता है। और गलती मैंने आपको बता दी है कि हर जो भी आपका पेपर होता है, जितने भी इसके स्टेप्स होते हैं, सभी स्टेप्स की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर एक में पहले पेपर में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस का गलत फायदा नहीं उठाना कि अब तो मेरा हो जाएगा, मुझे सब कुछ आने लग गया है, इसी में मेरे अच्छे नंबर आ गए तो अगले में भी आ जाएंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी तो आप सभी जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई पहले प्रतिशत पढ़ोगे, फिर उसके बाद ये पढ़ना है, ये पढ़ना है अलग। फिर उसके बाद टाइम की बात करते हैं कि सर जी कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, सभी स्टूडेंट का अलग होता है माइंड, सभी स्टूडेंट का पढ़ने का समय उसके पास कितना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कितना वो समय दे सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे, कोई जॉब नहीं कर रहे, आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ये है, और घर पे ठाली हो, ठीक है, तो भाई कम से कम आपको 8 से 10 घंटे देने हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, और ये स्टार्टिंग में नहीं होगा। अगर स्टार्टिंग में 8 से 10 घंटे दोगे ना, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन बोर हो जाओगे। स्टार्टिंग में 4 घंटे से पढ़ना स्टार्ट करो, 4 घंटे दे रहे हो, फिर थोड़े समय के बाद 5 घंटे देना स्टार्ट कर दो, फिर 6 घंटे, फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे, इस तरीके से बढ़ना है। एकदम से सोचोगे 10 घंटे पढ़ लूंगा ये हो जाए, कभी नहीं पढ़ पाओगे। एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे मोटिवेशन से, लेकिन मोटिवेशन डेली नहीं मिलता, ठीक है। तो धीरे धीरे एक प्रोसेस होती है, आदत जिसको बोला जाता है। एक बार आदत पड़ जाएगी ना भाई, 4 घंटे पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ सकते हो, कभी भी निकाल के 1 घंटा सुबह पढ़ा, 1 घंटा दोपहर पढ़ा, 1 घंटा शाम पढ़ा, 1 घंटा रात को पढ़ा, 4 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। फिर आपको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेशन इंक्रीज होगा, फिर 5 घंटे हो जाएंगे, ऐसे 1.25 घंटे हो जाएंगे, फिर 2-2 घंटे हो जाएंगे, 8 घंटे हो जाएंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये स्टेप होता है, एकदम से डायरेक्ट सोचोगे फिर नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि अपनी बुक्स है ना, वो बेस्ट चूज कर लेना। बहुत सारी आपको नहीं लेनी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर के लास्ट तक बुक लेते रहते हैं। सिर्फ एक बार बुक लेनी है, और हर जिसका भी ले रहे हो एक बुक ले लो, स्टार्टिंग में देख लो, और उसी को जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, वो आपको करना है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। बस ये स्ट्रेटजी है सिंपल सी, मैं कुछ और नहीं बताने वाला ऐसा। वो सभी अलग अलग होता है, सभी के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। तो ऐसे आप तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। वैकेंसी कम हो ज्यादा हो उससे फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप कंपटीशन को बीट करना चाहते हो तो आपको तैयारी अपनी ज्यादा रखनी पड़ेगी। देखिए, वैकेंसी एलपी में बहुत कम आई है, स्टूडेंट का गुस्सा है, नाराजगी है। वैकेंसी बढ़ भी जाएंगे लेकिन इतनी नहीं बढ़ेंगी, बात समझ रहे हो, इतनी नहीं बढ़ेंगी कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना उसमें भी पड़ेगा, कंपटीशन उसमें भी है, क्योंकि स्टूडेंट पिछले 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको बीट करना है आपको, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो नए स्टूडेंट का माइंड है ना फ्रेश होता है,
जल्दी जल्दी चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें अपने डाउट है वो कमेंट कर देना, मैं सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा या एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अगर ज्यादा कमेंट्स आगे अलग अलग तरीके के, तो ठीक है। और बुक्स बेस्ट परचेज आपको कर लेनी है, और अगर आपको नहीं पता कि कौन सी बुक्स बेस्ट है तो आप कमेंट कर देना, मैं बुक्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि रेलवे की सभी एग्जाम्स के लिए वही होती है फिर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग लेनी है, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, ऐसा ही हो गया, बस वही है। बस अलग से आपको क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर करने होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा है इस टाइप का वीडियो, तो लाइक कर देना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।